हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका के सर मैथ्स वाला स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स में। आज मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूं एक नए चैप्टर के साथ में, जिस चैप्टर का नाम है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व को अपन कहीं कहीं इसको यूज में, मतलब चैप्टर का नाम कहीं लिखा हुआ रहता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कहने का मतलब कि इसमें डेफिनाइट इंटीग्रल के सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें फॉलो जरूर होंगे और बहुत ही आसान तरीके से। मतलब कोई भी शेप की बात मैं करूं, मान ली कि कोई एक एरिया हमें निकालना है। लेट अस एज्यूम कि मैं कोई एक शेप ले लिया, इतना का मैंने एरिया, या पूरे व्हाइट बोर्ड का ही एरिया मुझे निकालना हो। तो हम कैसे, व्हाइट बोर्ड तो मैंने एक सरल सा एग्जांपल लिया। आपको बहुत बड़ा से बड़ा भूखंड का एरिया यदि आपको निकालना होगा तो आप बहुत ही सरल तरीके से बस एक कंसेप्चुअल आपको समझना है और एरिया आपको निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल लें। सपोज दैट कि मैंने एक मान लिया कि बहुत बड़ा एक मैंने आयताकार एक मतलब रेक्टेंगुलर डायग्राम मैंने एक बनाया और इसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसको क्या करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले इक्वल इंटरसेप्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी सारे बॉक्स जो भी है इक्वल एरिया के सारे बॉक्स मैंने बना लिया। अब जब इक्वल एरिया का बॉक्स बनाया तो हम एक काम करेंगे, किसी एक एलिमेंट से एरिया निकाल के बाकी जितने सारे आपको ये जितने सारे बॉक्स दिख रहे हैं उससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा। सपोज दैट कि मैंने मान लिया कि मुझे ए वाला टर्म का हम निकाल लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक या वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक। यानी आपको एक बात हमेशा की तरह ध्यान रखना है, आपको एरिया निकालने से पहले आपको स्ट्रीप कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, यहां पे ध्यान रखें। आखिर स्ट्रीप क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सपोज कैसा भी यदि कोई इरेगुलर शेप है उसका एरिया हमें निकालना है तो सबसे पहले एक स्ट्रीप कंसीडरेशन आपको करना ही करना होगा। सपोज मैं इसी में बोल रहा हूं, अब आप मुझे बताइए, अपन तो यहां से एज्यूम करके ही चलेंगे, एज्यूम करके उसका एरिया निकालेंगे। तो आप या चाहो तो एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया निकाल सकते हो, चाहो तो वाई एक्सिस के अलोंग एरिया निकाल सकते हो। बट जब एक्स एक्सिस के अलोंग लेना होगा तो अभी आप मुझे बताइए, जब एक्स एक्सिस के अलोंग लेना होगा तो इसका स्ट्रिप इस तरह से हम ले लेंगे। ये हो गया स्ट्रिप, एक स्ट्रिप हो गया अलोंग द वाई एक्सिस और एक स्ट्रिप हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस। यानी किसी भी एक, यदि मैंने मान लिया कि ए यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ए टू बी है, तो ये स्मॉल जो स्ट्रिप है ना, मान लिया कि यहां से यहां तक की एक्स डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है ए टू बी, तो ए वाला जो छोटा सा स्ट्रिप है ना ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, यानी वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं। और एक स्ट्रिप के बारे में, यदि एक स्ट्रिप को कंसीडर करके हम उसका एरिया निकालते हैं और कैसे निकालते हैं हम प्रॉब्लम में इसको सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कि इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं एरिया निकालने के लिए। अब यदि मैंने मान लिया कि सपोज दैट कि कोई सा भी दो कर्व की बात कर रहा हूं और दोनों कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है और या तो कहीं कुछ क्वेश्चन के कंडीशन होंगे, क्वेश्चन के कंडीशन पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले सवाल भी किस तरह से बनते हैं इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं हम। तो सवाल कभी भी आते बेटा तो मिक्स क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होता है। सपोज जैसा दिया हुआ रहेगा और आपको आंसर में भी दिया रहेगा, या सपोज दैट कोई ऑप्शन में ही एरिया दिया हुआ रहेगा कि इसका एरिया ऐसा है, एरिया अंडर द कर्व यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसका एरिया दिया हुआ है, आपको निकालना ही होगा। यानी कहने का मतलब कि मिक्स क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि हम एक टॉपिक को करेंगे और दूसरा टॉपिक छोड़ के हम काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बेटा, कहीं ना कहीं आप फंसोगे। जो आपको आता है उसके बाद भी आप फंसोगे। रीजन वही है कि मिक्स क्वेश्चन अभी के जेईई में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मिक्स क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे इस बार का जेईई हुआ या प्रीवियस का जेईई हुआ, इसमें मोस्टली हमें यही ऑब्जर्व है, आपका भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मिक्स क्वेश्चन कभी इस सेक्शन का दूसरे सेक्शन में, दूसरे सेक्शन का तीसरे सेक्शन में, यानी मिक्स करके क्वेश्चन को बनाया जाता है और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अभी आप एक बात ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब इससे क्या होगा कि आपको सभी सेक्शन को आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि हमने यदि एरिया को छोड़ दिया तो हम बाकी कर लेंगे। यदि हमने सपोज दैट मान लिया कि हम यदि डेफिनाइट इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं तो एरिया हम पढ़ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है बेटा। तो इसलिए कभी भी हमेशा ध्यान रखें एरिया को सोल्व करने के लिए तरीका क्या है वो मैं आपको एक एक करके मैं सारा आपको लिख के दूंगा। तो एक गिव द हेडिंग
different cases of bounded area. तो चलते हैं, अभी मैंने डिफरेंट केसेस के बारे में जैसे कि मुझे बताना है एरिया के बारे में। सपोर्टेड नंबर 1 केसेस की बात कर रहा हूं। यदि केस इस तरह से रहा, मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं इसको लिखवा के दूंगा आपको। सभी चीज आपको लिख के देना है, पहले आप बातों को समझिए डायग्राम के थ्रू। आप सबसे पहले लेट अस एज्यूम कि मैंने कोई कर्व इस तरह से बना लिया। एक हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन। मैंने कोई एक कर्व मान लिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है, और एक कर्व को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, और इसका एरिया मुझे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है। और कुछ ऑर्डिनेट के भी पॉइंट गिवन है। ऑर्डिनेट का मतलब कि यहां से मैं लिख रहा हूं, ऑर्डिनेट हो गया यानी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, यानी मैंने मान लिया कि x का वैल्यू a, यहां पे a है ऑन द एक्स एक्सिस, और a ऑर्डिनेट दूसरा वाला ऑर्डिनेट है जो एक्स एक्सिस पे है, x का वैल्यू b के बराबर है। और आपको एरिया कैलकुलेट करना है इस कर्व का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक। अब एक बात समझना है कि एरिया हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे और कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। यानी जो भी एरिया हमें निकालना है, उस एरिया को मैं काम कर रहा हूं साइडेड रीजन से, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो मुझे ये निकालना होगा उसको हम इस तरह से डार्क कर देता हूं, और यही एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अभी जस्ट कैलकुलेट करना है सभी एरिया जो भी है साइडेड रीजन, सारा रीजन जो कि मैंने यहां बना दिया हूं, इसका एरिया हमें चाहिए। अब सबसे पहले बात उठता है कि यदि आपको एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन जो गिवन होंगे उस कंडीशन पे आधारित आप इस तरह के डायग्राम बना लोगे, मुझे इतना पूर्ण भरोसा है आपको। अब यदि मुझे इसका एरिया निकालना है, लेकिन सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, ऑन द एक्स एक्सिस बी क्या है, आप यहाँ पे ग्रेटर देन ए है, बी ग्रेटर देन क्या है, ए है। अच्छा बी ग्रेटर देन ए है और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया दैट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, कहां से कहां तक जा रहा है लिमिट वैल्यू, ए से लेकर के बी तक, तो मैं लिमिटिंग वैल्यू को ए से बी रख दिया। और ए क्या है आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो मैं यहां से एफ ऑफ एक्स dx लिख दिया एलिमेंट में, ऐसा लिख दिया। अब यहां से इसको सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो इसके एरिया निकल जाएगा। कितना सरल सी बात है। लेकिन एक बात और भी, मैंने अभी कुछ देर पहले ही स्ट्रिप की बात किया था कि आप स्ट्रिप भी ले सकते हो एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग एज पर योर रिक्वायरमेंट। यानी कहने का मतलब कि स्ट्रिप लेने से पहले आपको सोचना होगा कि एरिया निकालने के लिए क्या स्ट्रिप वाले मेथड ज्यादा आसान है या ए वाले मेथड आपको ज्यादा आसान है। जब ए वाले मेथड से समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो फिर आप स्ट्रिप वाले मेथड पे जा सकते हैं। सपोज दैट कि मैंने इसी में एक स्ट्रिप मान लिया कि ए स्ट्रिप मैंने अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस मैंने स्ट्रिप ले लिया। लेट अस एज्यूम कि मैंने एक स्ट्रिप मान लिया ऐसे। इससे हमें एक बात समझ में आ रहा है कि y का वैल्यू इस पॉइंट पे 0 है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे y का वैल्यू वेरी करते जा रहा है, हमेशा वेरी करते जा रहा है। तो यहाँ पे y एक्सिस के स्ट्रिप से हमें काम बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यदि आप इस स्ट्रिप को आगे मानते हो तो y का वैल्यू 0 से लेकर के y का वैल्यू कुछ भी रहेगा जो वेरी करते रहेगा हमेशा। आप स्ट्रिप को थोड़ा सा आगे लेते हो तो भी वेरी करेगा। अब यदि मैं इस फंक्शन के लिए यदि मैंने x का वैल्यू a से लेकर के x का वैल्यू b तक यदि लिया, तो नो डाउट कि हमें तो एरिया इसी को तो निकालना है, तो हम स्ट्रिप ना लें तो ज्यादा बेहतर है इस तरह के सवाल में। तो सबसे पहले इस केस में आपने ये बात तो ऑब्जर्व किया होगा, तो आप लगे तो इसका रिमार्क आप लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। रिमार्क लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन लिख रहे तो ज्यादा बेहतर है। द एरिया बाउंडेड बाय द continuous curve y is equals to f of x, comma the axis of x and the ordinates
ऑर्डिनेट्स x is equals to a, x is equals to a and x is equals to b, x is equals to a and x is equals to b is given by area that equals to a to b f of x dx। और यदि आगे भी और भी लिखना है तो a to b तो रहेगा ही आपको यहां से, और f of x y के बराबर है तो y into dx कर लेना, जैसा आपको लिखना वैसा लिख सकते हो। क्लियर? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब यहां पे आपने x लिखा तो इधर वाले फंक्शन पूरा x में ही होना चाहिए, ये सबसे पहले आपको इंश्योर करना है। और याद रखना क्या है, आपको ये बात समझ के लेना है, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, ये ध्यान रखें। आप लगे तो इसको ना लिखे तो ज्यादा बेहतर है y, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि इधर y लिखना उधर x लिखना। नहीं, यदि आप एलिमेंट यानी विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो फंक्शन में भी यहां पे पूरा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में ही होनी चाहिए, और लिमिटिंग वैल्यू भी किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, x का वैल्यू a से लेकर के x का वैल्यू भी a, आपका f ऑफ x भी x के रिस्पेक्ट में और dx भी x के रिस्पेक्ट में, यानी सभी एक ही रिस्पेक्ट में होना अति अनिवार्य है। सबसे पहले एक बात आप नोटिस कर लें। अब बात करूंगा मैं सेकंड नंबर कर्व की बात करूंगा, सेकंड नंबर कंडीशन। इसमें एक और कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं और बहुत सरल सा कंडीशन है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देना। सेकंड नंबर कंडीशन, बस इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको लिख के जरूर से जरूर दूंगा। बस थोड़ा सा आप समझदारी दिखाएं, आएगा आपको 100% आएगा, एक सर का गारंटी। अब देखना, सबसे पहले लेट अस एज्यूम कि मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक कर्व बना रहा हूं। समझिएगा कि यदि मैंने मान लिया कि दो कर्व है आपका, एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और एक y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। मैंने मान लिया कि कर्व y इज इक्वल टू आपका एफ ऑफ एक्स, एक कर्व ऐसा जा रहा है, और दूसरा एक और भी कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। मैंने मान लिया कि एक y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इस तरह से जा रहा है। ऊपर वाला कर्व हो गया आपका y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो गया ऐसा, और नीचे वाला कर्व हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आपको इसके बीच का एरिया निकालना है, इसके बीच का एरिया निकालना है, लेकिन उसके लिए भी ऑर्डिनेट दिया हुआ है, x का वैल्यू a से लेकर के x का वैल्यू b। बट आपको लग रहा होगा क्या ये हमेशा x इक्वल टू a से x इक्वल टू b दिया रहेगा? कभी कभी दिया हुआ रहेगा, और यदि नहीं दिया रहे तो भी अपन निकाल सकते हैं, बट नहीं दिया रहे तो कुछ कंडीशन सवाल में जरूर होगा, जो कि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको एक बात मैं आपको 100% बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, और तब हम एरिया कैसे निकालते हैं ये सीखना होगा। लेकिन यहाँ पे तो अच्छी बात है यार, दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि x का वैल्यू a, मैंने यहां से मान लेता हूं कि लेट अस एज्यूम कि x इज इक्वल टू a है यहाँ पे, और आगे चल के यहां से यहां तक के वैल्यू x इज इक्वल टू b, और इसके बीच के जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी कहां से कहां तक का एरिया कैलकुलेट करना है। देख लें आप, बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। ए वाला एरिया, अब ए एरिया निकालना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यानी ए पॉइंट और ए पॉइंट, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, एरिया अंडर द कर्व होता क्या है, जैसा कि नाम से ही हमें इसका काम समझ में आ रहा है। सपोज दैट यदि मैं ऊपर वाला g ऑफ x को फंक्शन मान के एरिया निकालता हूं, यदि हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये मानिए कि इसके नीचे सारा एरिया कवर हो जाता है। जो भी वैल्यू यानी जो भी फंक्शन को पकड़ के यदि आप एरिया निकालते हैं, दैट मीन्स व्हाट, कि उस फंक्शन के नीचे जितना रीजन कवर कर रहा है वो सभी का एरिया कैलकुलेट हो चुका है। सपोज मैं g ऑफ x के लिए निकालूंगा a से b पे, तो ये मानिए कि पूरा यहां से लेकर के नीचे तक के एरिया कवर हो चुका है। तो क्यों ना अपन f ऑफ x के लिए निकाल लें, यानी कहने का मतलब यहां से नीचे वाला एरिया कवर हो जाएगा। तब तो मुझे निकालना क्या, बीच वाला ना, तो क्या ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करेंगे तो बीच का रीजन का एरिया निकल जाएगा। सो सिंपल ना, कितना सरल है। बट यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, क्या है, b ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, a होनी चाहिए, b ग्रेटर देन a है भी यहाँ पे। तो एरिया निकालना यदि होगा तो हम एरिया यदि निकालते हैं तो एरिया दैट इक्वल्स टू, अब आप मुझे बताइए क्या होगा, यदि आपने a टू b लिखा, a टू b दोनों का है लिमिटिंग वैल्यू,
मैंने लिख दिया। अब एक बात जो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ पल पहले ही मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि यदि ऊपर वाले फंक्शन को पकड़ते हैं तो उसके नीचे के सारे एरिया कैलकुलेट हो जाते हैं, सारा एरिया निकल जाता है। सपोज यदि मैं ए हाथ है, मैंने मान लिया एक्स एक्सिस आपका इधर का फर्स्ट हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। मुझे एरिया यदि इस फंक्शन को यदि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी दैट मींस व्हाट कि इसके नीचे के सारे एरिया आपको कैलकुलेट हो चुका है। मैंने मान लिया कि एक्स इक्वल टू ए इधर है, एक्स इक्वल टू बी इधर है, यानी दैट मींस व्हाट कि इसके नीचे सारे वैल्यू निकल चुके हैं, सारे एरिया निकल चुके हैं। और यदि बीच में दूसरा हाथ एक और भी डाल दिया और मुझे इसके बीच का एरिया निकालना होगा तो सो सिंपल ना, ऊपर वाला एरिया निकालेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, नीचे वाला निकालेंगे तो यहां से नीचे होगा, तो ऊपर 20 माइनस 10 करेंगे तो 20 वाला निकलेगा। तो अब आप जनाब मुझे बताइए, यदि मुझे एरिया इसका निकालना होगा तो मैं यहां से लिख रहा हूं g ऑफ x माइनस कितना f ऑफ x और एक dx इस तरह से बन जाएगा। लेकिन एक बात आप इंश्योर करना होगा कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सोल्व करने के बाद भी आपका कहीं कुछ आ रहा है तो ध्यान रखें एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी में और भी मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें। अब जैसा कि इसमें भी स्ट्रिप की यदि मैं बात करूं तो स्ट्रिप चाहे तो आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कोई जब वैल्यू हमें पता है ए से बी तक तो यार ये तो बहुत सिंपल है ना, स्ट्रिप लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यदि आप ले रहे हो तो भी सही है, लेकिन मतलब नहीं बनता है, डायरेक्टली सोल्व होने वाला सवाल है। तो इसके लिए आप रिमार्क लिखे, नीचे रिमार्क लिखें राइट डाउन सेकेंड नंबर के लिए, द एरिया बाउंडेड बाई द लाइन्स, दो लाइन है आपका एक्सिस इक्वल टू ए एक्सिस इक्वल टू बी। लाइन्स कौन सा लाइन है बेटा बोलिए, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, वेयर b ग्रेटर देन a, ब्रैकेट में लिख देना b ग्रेटर देन a, एंड द कर्व y is equals to f of x and the curve y is equals to f of x and y is equals to g of x and y is equals to g of x, दो कर्व। और यहां पे एक बात और भी ध्यान रखें, ये g of x क्या है, बड़ा है किससे, f of x से। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे इसके वैल्यू g of x वाले का बड़ा है ना, तो ध्यान रखें y of x में क्या है, क्योंकि बड़ा माइनस ही छोटा करोगे तो ही एरिया निकलेगा, छोटा में से बड़ा को माइनस करोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको मोड़ देना होगा क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं लिख सकते। तो चलें ये हो गया जैसा कि आपका लिखे, एक केस सेकेंड फिनिश हो चुका है। अब मैं मूव करूंगा तीसरे नंबर केस पे, थोड़ा सा बातें को ध्यान में रखना है और एक बात सही से देखना है। तीसरा नंबर केस भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आखिर क्या होगा, बस केस के कुछ कंडीशन दिए रहेंगे और उस कंडीशन को हमें समझना है, और बहुत ही सरल है बेटा, बहुत ही सरल है। आपको बस कंडीशन को समझना है और वही कंडीशन को समझ के जो मैं दो चार केसेस लिख के दे रहा हूं, सारे चैप्टर में यही केसेस और यही रिजल्ट आपको यूज करना है। रिजल्ट तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं, बस आपको एक कंडीशन समझ करके उसके वैल्यू को निकालते जाना है, जैसा कि मैं बहुत सारे सवाल इस पे लूंगा नो डाउट। तो तीसरे नंबर केस पे लिख लेना है आपको, राइट डाउन थर्ड नंबर, केस नंबर थर्ड। मैंने मान लिया कि दो कर्व है अपने पास। अब ये दोनों कर्व जैसा कि पिछले में था कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बीच में x इक्वल टू a और x इक्वल टू b का लाइन था, इसके बीच का एरिया निकालना। अब मैं आपको यहां से डायरेक्टली एक सवाल दे रहा हूं कि यदि सपोज दैट के दोनों कर्व आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा हो और एक इंटरसेक्शन पॉइंट और दोनों कर्व के बीच का एरिया यदि हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा। इस तरह से भी सवाल, जैसा कि आप कंडीशन को समझे होंगे, तो मैं वैसा ही एक चित्र आपके सामने बना के दे रहा हूं। तो देखें, एक कर्व मैंने बना दिया y इज इक्वल टू f ऑफ x, मैंने बना लिया कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। एक कर्व मैं और भी बना रहा हूं, y इज इक्वल टू है आपका दूसरा कर्व y इज इक्वल टू g ऑफ x। मैंने दो ही कर्व मैंने इस तरह से मान लिया। लेट अस एज्यूम कि दोनों कर्व हमने निकाल लिए हैं।
अब एक बात समझना, मैंने मान लिया कि ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट के बीच से एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखें आप, यानी कौन सा एरिया निकालना है, सबसे पहले मैं उसको ग्रीन चैनल से इंडिकेट कर रहा हूं, यानी ए वाला रीजन जो है वो आपको एरिया में निकालना है। बाकी कुछ भी सवाल में मेंशन नहीं, बस दो कर्व दिया हुआ है और इसके बीच का एरिया निकालना है, बस इतना ही सवाल में मेंशन होगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए? करेंगे वही जो करना चाहिए। तो चलें अपन करते हैं। सबसे पहले बेटा एक बात, जैसा कि टिल नाउ कंसेप्ट से आपको ये बात रियलाइज हुआ होगा कि कभी भी यदि हम एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना अति आवश्यक है। सपोज दैट लेट अस एज्यूम कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी हमें मिल गया हो। मैंने मान लिया, या हमें सपोज दैट कि यदि हमें पता है ओ आइदर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और या तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जैसा लिखना है वैसा लिख लो। बट अब एक बात आपको समझना है, काम वही है, काम वही है, कुछ नया नहीं है, काम वही है। मैंने मान लिया कि इसके इंटरसेक्ट x का वैल्यू a के बराबर है और यहाँ पे x का वैल्यू b के बराबर है, तो मैं वही बात यहाँ पे लिखूंगा, x का वैल्यू सपोर्टेड कॉमा, इसका मतलब a, y1 आ जाए और यहाँ से b, y2 आ जाए, b, y2 आ जाए। लेट अस एज्यूम कि a और b, क्योंकि दोनों कर्व को जब सोल्व करोगे तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट तो जरूर निकलेगा। और जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गए तो यार एरिया कौन से खेत का मूल्य, यार बहुत सरल है ना, बहुत सरल है, बल्कि झपते हुए ही एरिया निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से यदि आप एक्स एक्सिस पे लेना चाहोगे तो एक्स का वैल्यू a लिखो गया, और यहां यदि आप लिखना चाहोगे तो यहां से भी वही बात होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, b के बराबर होगा। अब जो पहले आपने अभी जो कंसेप्ट आपने सीखा जस्ट बिफोर 3 से पहले यानी 2 में जो सीखा, क्या मुझे तो सेटेड रीजन चाहिए ना, इतना चाहिए ना। तो जब अपन ऊपर का निकालेंगे, यहां पे निकालते हैं तो इसके नीचे सारा कवर हो रहा है a और b के बीच में, और जब मैं नीचे वाला निकालता हूं, इसका निकालता हूं, तो इसके नीचे वाला कवर हो रहा है, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बीच वाला, बीच का जब निकालना है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर लो ना। ऊपर नीचे तो आप समझते हैं अच्छे तरीके से, बोलिए हाँ। तो सबसे पहले अब इसमें यदि आप लिखोगे और इसमें यदि आपको लिखना होगा तो एरिया इस तरह से लिखेंगे, एरिया दैट इक्वल्स टू a to b, एज इट इज रख दिया मैंने, और ऊपर वाला g of x माइनस कितना f of x एज इट इज, और एक किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो मैंने x के रिस्पेक्ट में लिख दिया। लेकिन एक बात जरूर, अब यहाँ पे a और b क्या है, a बोले तो दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं और b भी दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो a और b क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन f of x एंड g of x। एक बात आप लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलें इसके लिए रिमार्क पॉइंट में आप नीचे लिखें, नीचे लिख लें, राइट ऑन 3rd नंबर केसेस में लिखें, when two curves y is equals to f of x and y is equals to g of x, y is equals to f of x and y is equals to g of x intersect comma the bounded area is limiting value a to b f of x minus g of x minus f of x dx। ये हो गया आपका बाउंडेड एरिया, जहां पे ए भी आप लिखना बिल्कुल ना भूलें, b ग्रेटर देन क्या है, a है। और नीचे एक बात जो मैंने अभी जस्ट रूट की बातें मैंने आपको बताया, तो नीचे लिखना वेयर a and b are the roots of the equation f of x and g of x। f of x और g of x का दो रूट है, a और b। a बिल्कुल भी ना भूलें, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें। तीसरा पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया, केस नंबर 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट केसेस, दैट इज द 4th नंबर केसेस के बारे में आपको बता रहा हूं। सपोज दैट कोई भी कर्व मैंने बना लिया और यदि कुछ कर्व के पार्ट यदि एक्स एक्सिस के नीचे जाते हैं तो क्या होगा, क्या ये दोनों एरिया को माइनस करना होगा, क्या एरिया हमें नेगेटिव में लिखना होगा, क्या करेंगे, कुछ तो भी होगा ना ऐसा। तो मैं 4th नंबर केस
थोड़ा सा सोचने के लिए मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप एक बात को समझें और मुझे जरूर से जरूर बताएं। सपोज दैट मैं एक डायग्राम के थ्रू ही आ रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, ओरिजिन बना दिया। अब यदि मैंने मान लिया, जो मान लिया हो जान, मैंने मान लिया कि इसके एरिया निकालने हैं यार, बन जाओ ना यार। एक कर्व मैंने इस तरह से बना लिया। क्या है इसमें, सबसे पहले देखना आपको, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पे जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एक है एक्स एक्सिस के नीचे पार्ट और एक है एक्स एक्सिस के ऊपर के पार्ट। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फाइनल आंसर उसको हमें पॉजिटिव में ही लिखना होता है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। सपोज दैट यदि इसकी वैल्यू, मैंने मान लिया कि सपोज दैट कि इसके वैल्यू ए से लेकर के बी तक ही है। मैंने मान लिया कि एक्स का वैल्यू यहां पे ए है और यहां पे एक्स का वैल्यू बी है, और ए वाला पॉइंट को मैंने मान लिया कि लेट अस एज्यूम कि दिस इज द पॉइंट सी। तो कभी भी एरिया जब लिखना होगा तो सबसे पहले ए से लेकर के सी लिखना जाना होगा, फिर सी से लेकर के बी जाना होगा। यानी आपको एरिया किसका निकालना है, एक बात यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। ए पार्ट का एरिया निकालना होगा, उसके बाद ए पार्ट का एरिया निकालना होगा, इसमें निकालना होगा। अब आप मुझे बताइए जनाब, बताइए क्या कर सकते हैं। एरिया नेगेटिव होता नहीं है तो क्या लेंगे, जब एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो एक बात आप ध्यान रखिए कि मॉडुलस साइन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगा वहां पे हम साइन लेंगे ना, बराबर है। तो सबसे पहले जब हमें इसको लिखना होगा तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, जब हमें एरिया लेना होगा, और मैं इस फंक्शन को मैंने मान लिया एक ही फंक्शन अपना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ही फंक्शन एक ही है। और जब मुझे यहां से एरिया लेना होगा तो रिजल्ट आपके सामने है, कितना, ए टू सी पहुंचना होगा। पहले हमें फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स देना होगा, डीएक्स देना होगा, दे दिया मैंने, दे दिया। बट मॉड देना बिल्कुल भी ना भूलें, मॉड आप जरूर से जरूर दें। तो मैंने इसमें मॉड देना बिल्कुल भी नहीं भूला। मॉड क्यों, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ पल में आपको लिखा के भी दे दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। सेकेंड में भी प्लस दे दिया मैंने, और सी से लेकर के नेक्स्ट जो जा रहा है आपका बी तक जा रहा है। फंक्शन वन सेकेंड वही है, एफ ऑफ एक्स, और एक क्या है आपका डीएक्स है, तो इसको भी मॉड देना बिल्कुल भी ना। यानी इस तरह से आपको काम करना है। बट एक बात जो हमेशा अपने जेहन में बैठा लेना कि वो एक्स एक्सिस के नीचे है ना, तो यार नेगेटिव तो होगा, उसके वैल्यू नेगेटिव होंगे, नो डाउट कि आंसर आने के बाद उसको हमें पॉजिटिव लिखना है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसमें हम नेगेटिव वैल्यू उसके लिखते हैं, मॉड देकर के ही हम लिखते हैं, यानी पॉजिटिव आता है। सपोज दैट कि यहाँ पे मान लिया कि इसके रिजल्ट कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं और एक आ रहे हैं 3, और मुझे टोटल निकालना होगा तो 5 + 3 कभी नहीं करेंगे, उसका मॉड का साइन क्या जाएगा, माइनस आएगा। सपोज दैट यदि एक का 2 आया, एक का 2 आया और एक का 3 आया, तब क्या करेंगे एक केस में। तो सबसे पहले समझना कि हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, एक का 2 और एक का 3 आया तो -3 यदि तुम लिखोगे 2 - 3 तो -1 आएगा, एरिया नेगेटिव नहीं होता इसलिए मॉड देके 1 लिख सकते। ये आपको बात सबसे पहले दिमाग में इन कर लेना है, चाहे जो कुछ भी हो समय रहते आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बातें। लेकिन एक बात बेटा, एक बात समझे जनाब, देखें इसको यदि आप इस तरह से लिखे भी ना कहीं तो कोई गड़बड़ नहीं बोलेगा। एरिया दैट इज रिटन एज ए से सी एज इट इज, एफ ऑफ एक्स डीएक्स माइनस ऑफ सी से लेकर के बी और एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ऐसा भी यदि आप लिखते हो तो कोई नहीं है जो बताएगा कि हाँ ये आपका गलत है। आप ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं।
ये टेक्निक भी आप यूज करके उसका एरिया बता सकते हैं। तो सबसे पहले लगे तो आप लिख देना ऐसा, इसके रिमार्क में लिखना, इसके लिए राइट ऑन रिमार्क, रिमार्क में लिखना। चौथे नंबर में इफ सम पार्ट ऑफ कर्व, इफ सम पार्ट्स of a curve lies below the x-axis, then its area becomes negative, एरिया क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, एरिया बिकम्स नेगेटिव। बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी लिखे आपको वहां पे, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया को हम नेगेटिव तो मानते ही हैं, लेकिन बाद में लिखे यहां पे बट एरिया कांट बी नेगेटिव, therefore we take its modulus, यानी मॉडुलस मैंने क्यों लिया ये बात मैंने आपको बता दिया, तो ये आप वहां पे लिख लें। अब यहाँ पे भी एक बात लगे तो लिखना है तो लिख सकते हैं, सी किसके बीच में, ए और सी लाइन बिटवीन कितना, ए और बी के बीच में है, बी ग्रेटर देन ए है, आप ये बात भी लिख सकते हैं। ए आप हो गया आपका चौथे नंबर पॉइंट। अब ये 4 पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये चारों पॉइंट के थ्रू एक पॉइंट और भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, खास आपके लिए। तो चलें 5वें नंबर केसेस के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर कुछ। और बस बेटा एरिया में कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको डेफिनाइट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी रूल जो कुछ भी यूज होगा उसको हमें यूज करते जाना है। बस आखिरी में तो हमें इंटीग्रेशन ही सोल्व करना है ना, एरिया है क्या, इंटीग्रेशन ही तो है ना। तो चलें 5वें नंबर केसेस की तरफ अपन मूव करते हैं। तो केस नंबर 5 में एक बात आपको ध्यान देना होगा, और जो कि मैं आपको इसके डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं और एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि इसके डायग्राम में यदि इस तरह से है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये बात आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले 5वें नंबर केस में आपको लिखना है, केस नंबर 5 में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको बना लेना है, मैंने बना लिया, साथ में आप भी बना लें, ओरिजिन बना लिया। अब मैंने मान लिया कि एक एक्सिस एक लाइन ऐसा है, यानी कहने का मतलब कोई एक कर्व है इस तरह से, y f of x है इस कर्व का नाम, ऐसा है। और एक कर्व और भी मैं दे रहा हूं, एक कर्व और भी है जो इस तरह से मूव कर रहा है, यानी इधर से उधर जा रहा है, ऐसे मैंने मान लिया। हो सकता है कि कर्व ऐसा है कि यहां से, ऐसे क्यों बना रहा हूं, मैंने मान लिया कि कर्व यहां से जाकर के एक कर्व ऐसा जा, लेट अस एज्यूम मैंने इसको कर्व को, इस कर्व का इक्वेशन भी यदि मैं लिखूं तो दूसरा कर्व एक y f of x लिखे तो एक होगा आपका y g of x होगा, जैसा आपको लिखना हो वैसा लिख दें, एक y f of x तो दूसरा g of x लिख दें। अब एक बात समझना, अच्छा दोनों मैंने f of x ही लिख दिया, चलो ठीक है ना, एक f of x रहा तो दूसरा को g of x कर लेता हूं, आपकी मर्जी, मैंने कर लिया ऐसा, एक को f of x मान लिया, दूसरे को g of x मान लिया। अब मुझे इसके एरिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले सवाल में कुछ तो भी गिवन होगा, उस सवाल को सबसे पहले हमें पकड़ना है। x का वैल्यू a मैंने मान लिया कि a है, वैल्यू यहां से यहां तक के x का वैल्यू a है, और यहां से लेकर के कर्व जो भी आगे जा रहा है, और आगे जाके कर्व जहां जाएगा उसके आगे से मैं x का वैल्यू b कवर कर रहा हूं, यहां पे x का वैल्यू b, और a पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों कर्व, इस पॉइंट से के नीचे से यहां से x का वैल्यू कितना है c। तीनों पॉइंट मैंने यहां से कंसीडर करके लिख दिए हैं, और एरिया निकालना है f of x और g of x के बाउंडेड एरिया जो भी है वो ही निकालना है। कौन कौन सा एरिया बेटा, बस इतना, ऐसा यही एरिया हमें निकालना है, पॉइंट द सी, ए
और बी, क्या होगा बताइए मुझे। यानी कहने का मतलब कि इस रीजन को आप दो पार्ट में सबसे पहले आप ब्रेक कर सकते हैं, दो पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हैं। जहां पे इसमें लगे तो आप लिख देना C बिलोंग्स टू A, B, यानी A और B के बीच में ही है C। तो कभी भी यदि मुझे एरिया लेना होगा तो एरिया दैट इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं A to C, सबसे पहले ले रहा हूं तो A to C लिख दिया मैंने। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे f of x माइनस कितना हो जाएगा, g of x हो जाएगा, बोलिए ना, ऐसा हो जाएगा और रेडी x हो जाएगा। पहला वाला तो निकल जाएगा। सेकेंड में वंस अगेन नेक्स्ट कहां से जा रहा हूं, C से लेकर के B की तरफ मूव कर रहा हूं। तो जब A से C पहुंचा और C से जब B पे पहुंच रहा हूं तो अभी बताइए यहां पे ऊपर बदल गया, यानी g of x माइनस कितना f of x, ऐसा हो जाएगा। dx एज इट इज देना बिल्कुल भी ना भूलें, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें, जो आएगा आपके एरिया हो जाएगा। यानी इसमें भी यदि आपको रिमार्क पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, राइट ऑन द एरिया बाउंडेड बाई y is equals to f of x and y is equals to g of x, y is equals to f of x and y is equals to g of x, where x किसके बीच में है, a और b के बीच में है, a और b के बीच में है। they intersect at the point C belongs to A, B, लिखा हो यहाँ पे, is given by एरिया डेट इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ये लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज जैसे कि मैंने 4 केसेस के बारे में आपको जानकारी दिया, कुछ केसेस और भी हैं जो वाई एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ बातें और भी मैं आपको बताऊंगा, और इसी पे मैं कुछ सवाल भी आपको कराऊंगा, जो कि आपको मैं बाकी के सवाल और बाकी के कुछ केसेस के बारे में जानकारी के लिए मैं अगले लेक्चर में आऊंगा, मतलब सारी बातें बताने के लिए और भी। तो चले इस लेक्चर में बस मैं आपको इतना ही पे इसको द एंड कर रहा हूं। आपको लाइव नहीं है, आपको लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखें और क्वेश्चंस जितना ज्यादा लगाते चले बेटा। अभी मैंने बस कंसेप्ट इसको बताया हूं, एक कंसेप्ट आप एक बार लिख लें और जल्द ही आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी इसी पे आधारित है। एक बार जरूर से जरूर इसको लिख करके अभ्यास करें। चलिए, गुड बाय।